टर्किश अटैक या टर्किश इन्वेजन। और टर्किश इन्वेजन में सबसे पहले लिखिए, यहां लिखिए, आपको पता है पहला टर्की कौन था जिसने भारत पर अटैक किया? गलत हो गया ना, सुबुक्तगीन, इसका बाप, गजनवी का बाप। लिखिए सुबुक्तगीन, मैं लिख देता हूं बल्कि बोर्ड पे, सुबुक्तगीन गीन was first Turkish was first Turkish who attacked over India, who attacked over India. Subuktigin was first Turkish who attacked over India. क्या था? हाँ, गजनवी नहीं, गजनवी। तो ये बहुत लोग के कहने से थोड़ी होगा ना, होगा वो जो इतिहास कहेगा। अब तुम्हारा पड़ोसी जो चाय बेच रहा है, और दूसरा पड़ोसी जो पान खा के सड़क लाल कर रहा है, उसके कहने से इतिहास तो बनेगा नहीं। इतिहास उससे बनेगा, और हम लोग का इतिहास तो वो बनेगा जो सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, ये कहो कि आज तक अल्पतगीन के बारे में किसी ने नहीं पूछा, वरना इसका सही जवाब अल्पतगीन है। उसने कोशिश किया था, भारत में घुस नहीं पाया बस, बट कोशिश किया था। ये भारत में इंटर्ड कर गया है, ये लाहौर तक जो है भारत में आ चुका है। लाहौर तो पहले हमारा ही था। ठीक है, तो ये पहला आदमी है। आगे लिखिए, आफ्टर हिम हिज सन महमूद गजनवी अटैक्ड ओवर इंडिया for 17 times, for 17 times between 1001 to 1028 AD, between 1001 to 1028 AD। लिख लिया? हो गया? करेगा नो सर, यस सर, तुम लोग लिखो फटाफट। आगे लिखिए इसके बारे में थोड़ा सा। अब हेडिंग दीजिए महमूद गजनवी। महमूद गजनवी कौन था यार, कहां का था? कुछ बताओ इसके बारे में, इसके वंश का नाम बताओ, इसका कुछ टाइटल कुछ तो बताओ। लिखो डायनास्टी, इसकी डायनास्टी का नाम है यामिनी। क्या नाम है? यामिनी डायनास्टी। इसके टाइटल से सवाल आया है, इसके टाइटल से सवाल आया है। कई बार पूछा गया है कि किसे बुत शिकन कहा गया। बुत शिकन समझते हैं? नहीं समझते? यस, गुड। द डिस्ट्रॉयर ऑफ स्टैच्यूज। तो इसके बहुत सारे टाइटल्स हैं। ये पहला आदमी जिसने सुल्तान का टाइटल अज्यूम किया है। ठीक है, तो आओ इसका टाइटल में लिखो। पहला टाइटल है इसका बुत शिकन। बुत शिकन अंग्रेजी में लिख लेना, डिस्ट्रॉयर ऑफ स्टैच्यूज। स्टैच्यूज, डिस्ट्रॉयर ऑफ स्टैच्यूज। अगला इसका टाइटल है सुल्तान ए आजम। दूसरा क्या है? सुल्तान ए आजम। ठीक है, सुल्तान ए आजम। ठीक है, तीसरा यामिन उद्दौला, जिसके साथ में अगर उद्दौला लगा हो, उद्दौला का मतलब होता है महान, उससे भी बड़ा, महानतम, ग्रेटेस्ट।
उद्दौला जब भी लगा हो तो उसका मतलब क्या होगा? ग्रेटेस्ट, महान। जैसे एतमाद उद्दौला, तो जिसके ऊपर भी उद्दौला लगा मतलब क्या, बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत महान आदमी है। तो ये अपने वंश का क्या है? महान आदमी है। इसीलिए इसको क्या कहा गया? यामिन उद दौला। क्या कहा गया? यामिन उद दौला। चलिए, इतना लिख लिया। हाँ, ये 3 टाइटल आपके काम का है। आइए लिखिए रीजन ऑफ अटैक। रीजन ऑफ अटैक। रीजन ऑफ अटैक। देखिए, पहला पहला रीजन ऑफ अटैक। देखिए, पहला, फर्स्ट, टू प्लंडर द वेल्थ। टू प्लंडर द वेल्थ, धन संपत्ति को लूटना, इसका था पहला। दूसरा लिखो, रिलीजियस, टू स्प्रेड द इस्लाम। सिंपल लिखो, टू स्प्रेड द इस्लाम। दूसरा क्या है? टू स्प्रेड द इस्लाम। टू स्प्रेड द इस्लाम। ठीक है, आगे लिखिए। अब आइए हम लोग इसके अटैक के बारे में बात करते हैं कि देखो, इसके 17 अटैक 18 अटैक कोई नहीं पढ़ना है। एक पढ़ना है पहला वाला, एक पढ़ना है 16वां, और एक पढ़ना है फाइनल 17वां, जिसमें कहानी इसकी खत्म हो जाएगी। कुछ बहुत ज्यादा दम नहीं है इसमें। अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन में भी अवेलेबल है। ऑफलाइन सेंटर हमारे दिल्ली के करोल बाग के ओल्ड राजेंद्र नगर एरिया में, जहां पे आपको मिलता है यूपीएससी सीएससी का इंग्लिश मीडियम बैचेस। इसके साथ साथ हम दिल्ली के ही मुखर्जी नगर एरिया में भी मौजूद हैं, जहां पे आपको हिंदी माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और अब हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सिविल लाइंस एरिया में भी मौजूद हैं, जहां पे यूपीएससी साथ साथ में यूपीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और हमारा नया सेंटर ओपन हुआ है बिहार के पटना में, जहां पे यूपीएससी और बीपीएससी की दोनों की तैयारी एक साथ कराई जाती है। तो अनअकैडमी में आपको मिलता है इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ने का मौका। साथ में आपको मिलता है डेडिकेटेड सीसैट एंड एस्से राइटिंग क्लासेस, 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज विद मंथली मैगजीन, 40+ सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट ऑफ बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। इसके साथ साथ रेगुलर इंटरेक्शन विद एडुकेटर्स, और मिलता है 1-to-1 मेंटरशिप विद इंटरव्यू अपीयर्ड स्टूडेंट्स। सो देर मत करें, जल्दी ज्वाइन करें अनअकैडमी आईएएस, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू। देखिए, हिज फर्स्ट अटैक, या हेडिंग दे लीजिए अटैक्स। लिख लीजिए अटैक्स। अटैक्स लिखा। अटैक में लिखिए पहला, अटैक में लिखिए, हिज फर्स्ट अटैक वाज अगेंस्ट पंजाब। हिज फर्स्ट अटैक वाज अगेंस्ट पंजाब। His first attack was against Punjab. लिख लिया। Against the king Jaipal of Hindu Shahi dynasty. Against the king Jaipal of Hindu Shahi dynasty. Hindu Shahi dynasty. Against the king Jaipal of Hindu Shahi dynasty. उसके वंश का नाम है हिंदू शाही। ठीक है। Jaipal was defeated. Jaipal was defeated. In his 16th attack, पहला लिख लिया आपने। In his 16th attack, he plundered, या attacked में लिख लो, plundered टेम्पल ऑफ सोमनाथ, या सोमनाथ टेम्पल लिखे, plundered सोमनाथ टेम्पल। क्या किया इसने? सोमनाथ मंदिर को लूट लिया है। ठीक है, किसको लूटा है? सोमनाथ मंदिर को लूटा है।
इसमें राजा कौन था गुजरात का यार? देखिए, भीम फर्स्ट वॉज किंग ऑफ गुजरात एट दिस टाइम। इस समय राजा कौन है? भीम फर्स्ट। कौन है ये? किंग ऑफ गुजरात। सोमनाथ जो है वो पहला ज्योतिर्लिंग है, ध्यान दीजिएगा। धरती पे ये पहला ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव का, एकदम समुद्र के किनारे बसा हुआ। बहुत शानदार ज्योतिर्लिंग बना है, हालांकि बहुत बड़ा नहीं है और बहुत हाइप नहीं क्रिएट हो पाया है। अभी भी लोग जाते हैं। अगर आपको अहमदाबाद से जाना होगा तो अहमदाबाद से रोज एक ट्रेन जाती है जो केवल और केवल सोमनाथ जाती है। पूरे भारत से लोग आते हैं, बट जितना भीड़ बाकी जगहों पे हो, जैसे आप बैजनाथ धाम चले जाइए तो वहां रोज धक्कम मुक्की है, रोज लाइन लगाओ, फलाना ढिमकाना ड्रामा। वहां क्या है कि बहुत शानदार मंदिर, बहुत खूबसूरत मंदिर। और पहले तो बहुत सारा सोना था, दोबारा उतना सोना तो नहीं लग पाया, लेकिन हाँ अभी भी सोने से वो चौखट वखट लगाया गया है। उसके ऊपर सोने का पत्थर, समझते हो ना, प्लेट, सोने का प्लेट लगाया गया है। और अंदर जाकर के एकदम शांति है, बढ़िया से जाइए, अपना लाइन लग लीजिए और बिल्कुल हार्डली 10 से 12 मिनट में आप दर्शन कर सकते हैं। हाँ, शिवलिंग को आप स्पर्श नहीं कर सकते हैं, बस ये है। क्योंकि शिवलिंग के आगे अब तो शिवलिंग आप कहीं भी स्पर्श नहीं कर सकते हैं। लास्ट टाइम तक बनारस वाला था, बनारस में बाबा विश्वनाथ का था कि आप शिवलिंग को स्पर्श करके दर्शन पूजा कर सकते हैं। अब तो वो भी हटा दिया, बाहर से करघा है। यह है कि आप कुछ भी लेके अंदर नहीं जाएंगे, आप कुछ भी चढ़ा नहीं सकते, जल वल नहीं चढ़ाना है यहाँ पे। ठीक है, बस जाइए, दर्शन कीजिए और चुपचाप किनारा पकड़ लीजिए। ठीक है, हाँ। तो अच्छा है व्यवस्था, उसके लिए कम से कम क्राउड नहीं होता है, लोग आता है और आता जाता वो पार हो जाता है, तो पता ही नहीं चलता। अपना जो मंदिर का कैंपस है वो बड़ा है, उसके बाद आप जाके कहीं भी बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और एकदम पीछे समुद्र ही, एकदम पीछे बिल्कुल समुद्र के किनारे है, तो लोग वहां से सी व्यू, सी का व्यू भी देखते हैं, तो अच्छा लगता है वो। ठीक है, अरब सागर के किनारे है एकदम। तो इस समय राजा कौन था? भीम फर्स्ट। कहा जाता है कि ये जो शिवलिंग है, इस शिवलिंग को इसने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इस शिवलिंग को तोड़ नहीं पाया है। और जब भी कोई शिवालय या ज्योतिर्लिंग होगा ना, तो वहां अकेला शिवलिंग नहीं होता है कभी भी। जैसे आप बैद्यनाथ धाम जाएंगे तो जो मेन मंदिर में जो छोटा सा शिवलिंग बिल्कुल जमीन में धंसा हुआ, तो कहानी पता है ना, रावण ने उसको अंगूठे से दबा दिया था, रावणेश्वर महादेव भी कहते हैं इसीलिए। उसके अलावा और उस कैंपस में 3-4 शिवलिंग और होंगे, जहां जाकर के अपना जल उल लाए हैं, चढ़ा लीजिए, कोई जो करना है कर लीजिए। यहाँ भी सेम हालत था, कई शिवलिंग और थे आसपास, उन सारे शिवलिंग को उसने तोड़ दिया था। लेकिन जो मेन शिवलिंग था वो तलवार, लोग कहते हैं ऐसा कि कहानियां हैं हमारे धर्म शास्त्रों में कि उसकी तलवार बार बार उसके हाथ से छूट करके जाकर शिवलिंग में चिपक जाती थी। बहुत बार प्रयास किया गया ये पता करने का कि क्या ये शिवलिंग वास्तव में चुंबक है जो लोहा खींच लेता है, बोला ना, चुंबक तो नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ तो था कि हाँ, वो शिवलिंग को तोड़ नहीं पाया है। बाकी उसने सारे शिवलिंग को तोड़ दिया था, इसलिए उसको बुद्ध सिकन भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या लिखा आपने लास्ट बात? 16, इसका टाइम लिख लो बेटा, 1025, 1025 एडी, 1025, 1025 एडी, 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ के मंदिर को लूटा है। ठीक है, लिख लिया? आइए इसको मार डालिए, बहुत दिन जिंदा रह लिया। क्या 1001? ये देखो, ये कहाँ गया? ये किस लिए लिखा है मैंने फिर? हाँ बेटा बोलो। लिखो लास्ट अटैक, लास्ट अटैक वाज अगेंस्ट जाट, अगेंस्ट जाट। जाट समझते हो? जाट एक जाति है, कम्युनिटी है, जिसको वॉरियर कम्युनिटी कहते हैं। अमूमन राजस्थान और हरियाणा में मिलती है और बहुत योद्धा जाति है, लड़ाकू जाति है। ठीक है, हाँ, ये हर टाइम लड़ने को तैयार रहते हैं। हाँ, और फिजिक फिजिक भी ऐसी ही है एकदम इसके जैसा। हाँ, इसके जैसा। अगर उसको जाकर भीड़ में खड़ा कर दो तो ये लगेगा कि हाँ ये भी, हाँ, बस अड़ाई उड़ाई करना सीख लेगा। हाँ, नहीं बिहारी बोलेगा तो पकड़ में आएगा ना, फिर दौड़ा के मारेंगे सब। हाँ, उनका बनता नहीं बिहार वालों के साथ। ठीक है, हाँ, नहीं सच में नहीं बनता उनका, हरियाणा वालों का बिहार का बनता नहीं है। क्योंकि आपका जो लहजा है बात करने का ना, वो थोड़ा सा सॉफ्ट है। ठीक है, उनका थोड़ा सा उनका बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। वो सीधा तू पे आते हैं, आप गुस्से में तू तड़ाक पे आते हैं। वो उनकी शुरुआत तू से होती है, वो सबको तू कहते हैं।
बाबू तू कर ले। हाँ, उसी अपने पापा को भी तू कहते हैं, वो उनके यहाँ कल्ट में ही वही है, उनका जो एक्सेंट है वो तू से ही शुरू होता है। ठीक है, तो अब दिल्ली में आकर थोड़ा सा सीख गए, वरना तम और तू से अगर बात लगता है तू ज्यादा खराब हो जाता है, या प्योर हरियाणवी ठेठ हरियाणवी तो तम। गुरुजी तम ये काम कर लो, वो तुम नहीं होता तम होता है उनका। ठीक है, मैं एक बार पढ़ा रहा था तो एक बच्चा आया, और पता नहीं वहां तो दिल्ली में पूरा पूरा बैच ही मिलता है आपको, हरियाणा भरा हुआ। ठीक है, पास में है ना, पूरा दिल्ली से घिरा हुआ है। अच्छा, पैसा खूब आ गया, पैसा कहां से आ गया? सारी जब से ये आपके हाईवेज बने हैं, तो उनकी जो जमीनें थी वो सब चली गई हाईवे में, और सरकार ने करोड़ों रुपए बांटा है, करोड़ों रुपए। अब पैसा आ गया। अब जो लोग समझदार थे, हुआ कि यार कुछ तो सही जगह इन्वेस्ट करते, तो बच्चे को भेज दिया दिल्ली, जाओ पढ़ लो, आईएएस की तैयारी कर लो। जो समझदार नहीं थे वो लिया फॉर्च्यूनर, और शुरू। हाँ, खुद तो बिगड़े बिगड़े, गांव के चार को और बिगाड़ा। होता तो यही है ना, कभी भी व्यक्ति शराब वराब पीना अपने पैसे से नहीं सीखता है। ठीक है, सीखता कैसे है? फ्री का, मुफ्त का चंदन। हाँ, तो जब भी मुफ्त की मिलेगी ना, और आप जब मुफ्त का आदत पड़ेगा, तो फिर आप अपने जेब से भी खर्च करेंगे, और उसके लिए फिर आप सब कुछ करेंगे। क्यों? अब आपको आदत पड़ गई है, अब आपको आदत पड़ गई है। तो अगर लगता है तो कम से कम एक नियम तो बना लो कि मुफ्त का नहीं पिएंगे। जब मुफ्त का नहीं पियोगे तो शुरू ही नहीं कर पाओगे। हमेशा शुरू वही करेगा जो मुफ्त का पिएगा, मुफ्त का नहीं पिएगा तो शुरू। हाँ, कोई भी आम आदमी अकेले शराब से थोड़ी शुरू करता है यार, वो तो पीयर ग्रुप में हमेशा शुरू होता है। तो खुद तो बिगड़े बिगड़े, और गांव के चार लड़कों को और बिगाड़ा। तो उसने आके कहा, गुरुजी, हमने कहा "हाँ, तम घड़े कसूते मानस सो"। अब मुझे तो शुरू शुरू में मैं भी नया ही था, तो समझ में तो बिल्कुल नहीं आया। हमने कहा अच्छा ये कह के क्या गया यार, अब मैं मुस्कुराऊं क्या कहूं? तो मेरे कहा था मैं मुस्कुरा के छोड़ देता हूँ, हटाओ। समझ में तो आया नहीं। फिर अगले ने पूछा, गुरुजी मेरा पाठ गया। मैंने कहा ये क्या है यार, है? फिर हमने कहा तुम दोनों बाहर मिलो क्लास के मुझसे। हमने कहा सुनो, पहले तो क्लास में मुझसे हरियाणवी में नहीं बात करोगे, ठीक है? और अब बता क्या कहा था तूने। तो कसूता मतलब होता है कि अगर कोई चीज बहुत फैंटास्टिक हो, बहुत लाजवाब हो, बहुत अच्छी लगे, जहर है, कतई बवाल, जहर है। तो उसने मुझे फिर समझाया कि गुरुजी कतई जहर। ठीक है, तो उसने कहा इसको कसूता कहते हैं। और मेरा पाठ का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? मैंने उनको सिखाया था, बूझ गए, पूरा हरियाणा बूझ गए बोलता था। मतलब पूरा बैच तो भरा था, 80% आपको दिल्ली में हरियाणा का बच्चा मिलेगा, जो थोड़ा बहुत है वो बिहार वाला भी मिलता है। ठीक है, उनका बैच अलग बनाया जाता है, एक स्पेशल बैच ही होता है अलग अलग टाइम। क्यों? पता है कि एक साथ मिला दोगे रोज बैच में मार करेंगे। उम्र कम होती है, समझदारी इतनी होती नहीं है, तुम मिला के देख लो, रोज कुछ ना कुछ बवाल होता रहेगा, मार करते रहेंगे वो आपस में। वहां क्या है, वहां वो शांत रहते हैं, तो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत ही पढ़ते हैं, ज्यादा पढ़ते भी नहीं, तो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं कम से कम। और पढ़े जाए ना पढ़े, मास्टर को सुकून से जीने देते हैं। जहां हरियाणा बिहार मिलाए तुम, उसके बाद तो फिर और ये समस्या ज्यादा आती है हिंदी में, क्योंकि उनका जो मीडियम होता है वो हिंदी होता है। हाँ, उनके यहाँ स्कूल नहीं सकूल होता है आज भी, सकूल सकूटर। उनके यहाँ आधे सा का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, पूरा सा। हरियाणा का आदमी समझ आधा क्यों बोलेगा? ताकतवर कम्युनिटी, तो वही जाट है, पूरा कम्युनिटी जो है वो फाइटर कम्युनिटी है, फाइटर कम्युनिटी। तो भिड़ गया जाकर के किससे? ये आया था इनको पनिश करने, और उल्टा, हालांकि इनको भी बहुत नुकसान हुआ है। इस लड़ाई के बारे में बहुत क्लियर अपने पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि कौन हारा कौन जीता। हाँ, इतना पता है कि इस लड़ाई में हारने के बाद वो इतनी बुरी तरह से घायल हो गया था कि वो अपने देश वापस लौट रहा है और रास्ते में मर जाएगा। तो लिख लीजिए, आफ्टर दिस बैटल ही वॉज डाइड while he was returning। कोई नाम नहीं था, स्ट्रगल है ये, उसको अटैक से, आफ्टर दिस अटैक लिख लीजिए बेटा, आफ्टर दिस अटैक, आफ्टर दिस अटैक, आफ्टर दिस अटैक, आफ्टर दिस अटैक, Mahmud Ghaznavi was died while he was returning to his nation। Mahmud Ghaznavi was died while he was
returning to his nation. Mahmud Ghaznavi was died while he was returning to his nation. लिख लिया? ठीक है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए, इसका कौन कौन कंटेम्परेरी है। महमूद गज लिख लीजिए, हेडिंग दीजिए कि ये सवाल भी कई बार पूछा है और थोड़ा सा फंसाने का कोशिश आपको करता है कि जब ये आया था भारत में अटैक करने, उस समय कहां कहां कौन कौन राजा पूछ लगा। कंटेम्परेरियन राजा बताओ, कश्मीर का, बंगाल का, चोल राजा बताओ, गुजरात का बताओ। ठीक है, तो यही चार पूछता है। तो इसका कंटेम्परेरियन गुजरात का कौन था? अरे बोलो यार, जिसको हराया था इसने, भीम फर्स्ट। इसका कंटेम्परेरियन कश्मीर का किंग कौन था? इसका कंटेम्परेरियन बंगाल का किंग कौन था? और इसका कंटेम्परेरियन चोला किंग कौन था? ठीक है। हाँ, बंगाल में है रानी दिद्दा। कौन है? रानी दिद्दा, DIDDA। बंगाल में है महीपाल, पाल वंश का। कौन है? पाल डायनास्टी। ठीक है। और चोल राजा है राजेंद्र फर्स्ट या राजराज फर्स्ट, जिसने तंजौर का बृहदेश्वर टेंपल बनवाया था ना, राजराज फर्स्ट, वही है। क्योंकि टाइम देख लो, 1001 में बना है मंदिर भी, मंदिर भी 1001 में बना है, इसका अटैक भी 1001 से शुरू हुआ है। तो राजराज फर्स्ट। ठीक है। चलिए आ गया, आगे चलें। चलें आगे। ठीक है। कौन कौन सा इसके दरबार में पोएट है, यहां से भी सवाल आता है कि कौन कौन सा पोएट किस किस राजा का दरबारी पोएट है। ये बहुत बच्चों वाले सवाल है, लेकिन यही सब सवाल है जो सरदर्द बन जाते हैं। क्यों? आपने पढ़ा नहीं होता है और याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो एक बार हर राजा, हम जितने राजा पढ़ेंगे उसके टाइम पे कोई भी ऐसा स्कॉलर होगा, कोई भी ऐसा फिलोसोफर होगा, कोई ऐसा सूफी सेंट होगा, तो हम उसके बारे में जरूर डिस्कस करेंगे कि कौन किसका कंटेम्परेरियन है। यहां से 1 से 2 सवाल आपको हर साल मिलेगा, और ये 1-2 सवाल मैक्सिमम जो क्राउड है वो नहीं बना पाता है। तो लिखिए कोर्ट पोएट। इसका कोर्ट पोएट कौन कौन है? एक तो आपको मैंने कल पढ़ाया था, अलबरूनी। आपको मैंने दूसरा भी पढ़ाया है, फिरदौसी। अरे बोलो यार। आपको मैंने एक तीसरा भी पढ़ाया था, उत्तबी। हाँ, उत्तबी यामीन उद्दौला, एक किताब लिखा था उत्तबी ने, याद आ रहा है? फिर इसके बारे में किताब लिखा, यामीन उद्दौला। ठीक है, या तारीख यामिनी। हाँ, एक और है, वैहाकी। वैहाकी। एक और है तूसी। तूसी। एक है उसरी। ये इसके ऑफिशियल या इसके दरबार में रहने वाले पोएट हैं। इसका मिलिट्री कमांडर है कौन? सैयद सलार मसूद गाजी। नाम सुना है? तुम लोग तो नहीं सुनोगे, तुमने भी नहीं सुना है? है? अरे बहुत फेमस, बाद में पहले कमांडर थे, बाद में संत हो गए। ठीक है, रानी दिद्दा के साथ लड़ाई किया था। हाँ, रानी दिद्दा के साथ लड़ाई किया था। और आज भी एक, वहां जाओगे ना बहराइच में, हमारे यहाँ यूपी में एक जिला पड़ता है नेपाल के बॉर्डर पे, बहराइच। लखनऊ से हार्डली 150 किलोमीटर के आसपास है वो जिला। तो बहराइच तो मैं गया हूँ, बहराइच। ठीक है, घूमा हूँ। बहराइच में मकबरा है सैयद सलार मसूद गाजी का, और मैं तो मौलाना मृत्युंजय खान। हाँ, मैं कोई जगह छोड़ता थोड़ी हूँ। तो इनका मिलिट्री कमांडर है इसका सैयद सलार मसूद गाजी। पहले वो सेनापति था और बाद में
सुफिशिएंट बन गया। तो लिख लीजिए मिलिट्री कमांडर। कहां चलेंगे? रोहतास। मैं लिख क्या रहा था? मिलिट्री कमांडर लिख रहा था। मिलिट्री कमांडर कौन है? सैयद सालार मसूद गाजी। हाँ, इनका जो टॉम्ब है वो बहराइच में है, यूपी। बहराइच यूपी। हालांकि आपके लिए तो काम का नहीं है, लेकिन हाँ, यूपी में बहुत बार पूछा गया सवाल है ये। ठीक है, हो गया। अब आओ मोहम्मद गोरी। हाँ, इसका डायनास्टी है संसबानी। संसबानी डायनास्टी, इसकी कहानी सुनेंगे हम लोग अभी थोड़ी देर में। ठीक है। और ये जो भारत पर अटैक करने आया है, पूरा नाम है इसका मोहम्मद शिहाबुद्दीन गोरी। क्या नाम है पूरा? फुल नाम? शिहाबुद्दीन गोरी। ठीक है। कॉजेज, पहला है पॉलिटिकल एक्सपेंशन, और दूसरा है रिलीजियस प्रोपगेशन, धर्म का प्रचार। रिलीजियस प्रोपगेशन। पहला है क्या? पॉलिटिकल एक्सपेंशन, और दूसरा है रिलीजियस प्रोपगेशन। क्या हुआ? इसके अटैक का भारत में, भारत में अटैक का कॉजेज। लिख लिया? चलिए लिखिए, हिज अटैक्स इन इंडिया। हिज अटैक्स इन इंडिया। हिज अटैक्स इन इंडिया। हिज अटैक्स इन इंडिया। ठीक है। ठीक। देखिए, इन 1175 he attacked over Multan and conquered Multan. In 1175 he attacked over Multan and conquered Multan. इसने क्या किया? मुल्तान पे अटैक किया और मुल्तान को जीत लिया। He attacked over Multan and conquered Multan. Attacked over Multan and conquered Multan. क्या किया इसने? मुल्तान को जीत लिया। ठीक है, चलिए आगे लिखिए। आगे लिखिए। He attacked over Multan and conquered Multan. Next, 1178. 1178. He attacked over Gujarat. He attacked over Gujarat, but defeated. But defeated. But defeated
he attacked over Gujarat but defeated by King Bhim II. ये भीम फर्स्ट का बेटा है. By King of Gujarat Bhim II. It was first defeat of 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 Muhammad Ghori in India. It was first defeat of Muhammad Ghori in India. क्या था ये भारत में? गोरी का पहला डिफीट है, पहला हार है ये. आगे लिखिए. इन 1179 गोरी कॉन्क्वर्ड पेशावर. गोरी कॉन्क्वर्ड पेशावर. गोरी ने क्या किया? पेशावर को जीत लिया है गोरी. गोरी कॉन्क्वर्ड पेशावर. गोरी ने पेशावर को जीत लिया. ठीक है, आगे लिखिए. इन 1188 इन 1185 लिख लो पहले. इन 1185 गोरी अटैक ओवर सियालकोट एंड कॉन्क्वर्ड सियालकोट. गोरी अटैक्ड ओवर सियालकोट एंड कॉन्क्वर्ड सियालकोट. गोरी अटैक्ड ओवर सियालकोट एंड कॉन्क्वर्ड सियालकोट. गोरी क्या करेगा? सियालकोट को जीत लेगा. गोरी अटैक्ड ओवर सियालकोट एंड कॉन्क्वर्ड सियालकोट. ठीक है, आगे लिखिए. इन 1188 गोरी अटैक्ड ओवर तबर हिंद. गोरी अटैक्ड ओवर तबर हिंद. तबर TABARHIND. तबर हिंद कहां है? भटिंडा में है. लिख लीजिए. तबर हिंद भटिंडा. एंड कॉन्क्वर्ड तबर हिंद. कॉन्क्वर्ड तबर हिंद. ठीक है, क्या किया? तबर हिंद को जीत लिया. ठीक है, क्या किया? तबर हिंद को जीत लिया. चलिए, आगे लिखिए. अब मैं बोर्ड पे लिखता हूं, ऐसे लिखिएगा. तराइन कहाँ है भाई? ये पहला बैटल है. हरियाणा में कहाँ है? तरावड़ी उस जगह का नाम है. करनाल उस जिले का नाम है. करनाल डिस्ट्रिक्ट है कहां पे? हरियाणा में. लड़ाई का कारण क्या था? वही तबर हिंद. तबर हिंद का जो किला है भटिंडा में, वो पृथ्वीराज चौहान के कब्जे में था. उस पर कब्जा कर लिया गोरी. अब पृथ्वीराज चौहान छोड़ेगा नहीं. तो एक तरफ कौन है? मोहम्मद गोरी. और दूसरी तरफ कौन है? पीआरसी का पूरा नाम बताओ. वेरी गुड. 1 2 3 4 5. अब बताओ. थर्ड. पीआरसी थर्ड. पृथ्वीराज चौहान अपने वंश का तीसरा पृथ्वीराज चौहान है. ठीक है. मोहम्मद गोरी वॉज डिफीटेड. मोहम्मद गोरी वॉज डिफीटेड. ठीक है, लिख लिया.
आओ तराइन का दूसरा बैटल कराते हैं, कलर चेंज करके करा लेते हैं। 1192 सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। ठीक है, इस बैटल में मोहम्मद गोरी के साथ साथ एक और आदमी आया है। कौन? चलिए बस ये बना के रुक जाइए, हम लोग कहानी सुनेंगे। अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन में भी अवेलेबल है। ऑफलाइन सेंटर हमारे दिल्ली के करोल बाग के ओल्ड राजेंद्र नगर एरिया में, जहां पे आपको मिलता है यूपीएससी सीएससी का इंग्लिश मीडियम बैचेस। इसके साथ साथ हम दिल्ली के ही मुखर्जी नगर एरिया में भी मौजूद हैं, जहां पे आपको हिंदी माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और अब हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सिविल लाइंस एरिया में भी मौजूद हैं, जहां पे यूपीएससी साथ साथ में यूपीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और हमारा नया सेंटर ओपन हुआ है बिहार के पटना में, जहां पे यूपीएससी और बीपीएससी की दोनों की तैयारी एक साथ कराई जाती है। तो अनअकैडमी में आपको मिलता है इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ने का मौका। साथ में आपको मिलता है डेडिकेटेड सीसैट एंड एस्से राइटिंग क्लासेस, 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज विद मंथली मैगजीन, 40+ सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट ऑफ बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। इसके साथ साथ रेगुलर इंटरेक्शन विद एडुकेटर्स, और मिलता है 1-to-1 मेंटरशिप विद इंटरव्यू अपीयर्ड स्टूडेंट्स। सो देर मत करें, जल्दी ज्वाइन करें अनअकैडमी आईएएस, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू। लिख लिया? चलिए, पीआरसी थर्ड वाज डिफीटेड एंड सेंट टू गोर। गोर उस जगह का नाम है जहां से मोहम्मद गोरी था। गोर उस जगह का नाम है जहां से मोहम्मद गोरी था। ठीक है, वाज सेंट टू गोर। चलिए, हो गया। अब आइए सामने देखिए, कहानी सुनते हैं। चलिए देखो यार, हुआ क्या। ये मोहम्मद गोरी को जयचंद ने सपोर्ट का ही किया है, क्या दिक्कत थी? पृथ्वीराज चौहान एक युवा राजा, मेरी तरह 24 साल का, ठीक है, स्मार्ट, बहादुर है, समझ गए आगे तो। हाँ, और ब्याह नहीं हुआ था इसका भी, मेरी तरह। हाँ तो ठीक है ना, इसका भी ब्याह हुआ नहीं था। अब ये पृथ्वीराज चौहान अजमेर का है, आपको पता है चौहान डायनास्टी है, अजमेर की डायनास्टी है। अजमेर का मतलब राजस्थान, राजस्थान से वो निकलता है। अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत भारत का नक्शा वगैरह, इधर है, यहाँ पे राजस्थान, यहां से निकलेगा, ज्यादा ऊपर को ना दिया, दिल्ली होते हुए पहुंचेगा कन्नौज, कन्नौज के बॉर्डर तक। पूरा एक ट्रायंगुलर शेप में उसका अंपायर बनेगा। कैसा बनेगा? ट्रायंगल ऐसा बनेगा, इधर भटिंडा तक है, ऐसा ट्रायंगल बनेगा। पंजाब समझ, भटिंडा क्या है? पंजाब। तो अजमेर राजस्थान से निकला, राजस्थान से आगे बढ़ते हुए हरियाणा के बाद पंजाब, पंजाब से हिमाचल होते हुए दिल्ली, और दिल्ली से अब वो यूपी में आया, और यूपी में कहां तक? एकदम बीचों बीच तक, कन्नौज से ठीक पहले पहले। कन्नौज हमारे यहाँ कानपुर के पास पड़ता है, जो लगभग सेंट्रल यूपी है। इतना बड़ा अंपायर। अब समझो, कम उम्र का राजा और इतना बड़ा अंपायर। इसका जो पड़ोसी राजा है कन्नौज का, कन्नौज से पहले पहले तक इसका अंपायर था, वो है गढ़वाल डायनास्टी का राजा जयचंद। क्या नाम है? जयचंद। और है कहां का? गढ़वाल डायनास्टी। और ये बूढ़ा राजा है, मन ही मन जलता है और डरा हुआ भी है कि अब अगर पृथ्वीराज ने अगला पैर बढ़ाया तो कन्नौज गया। भाई सीधी सी बात है कि अगर भारत बहुत एटॉमिक वेपन से लैश होगा तो पाकिस्तान को तो दिक्कत होगी ही होगी, चाइना को भी होगी। पड़ोसी का ऐसे ही काम होता है। तो ये पड़ोसी है, इसलिए जलता भी है, डरता भी है। और अब कुछ ऐसा हुआ जो बड़ा कहानी में ट्विस्ट ला देगा।
पृथ्वीराज चौहान को पूरे साम्राज्य में अजमेर से लेकर के पंजाब और पंजाब से लेकर के दिल्ली यूपी तक प्यार करने के लिए कोई दूसरा मिला नहीं। मिली भी तो कौन? जयचंद की बेटी संयोगिता। अब ये सब बातें छुपती तो वैसे भी नहीं है। हाँ? मोहल्ले की आंटियों ने बता दिया, मोहल्ले की आंटियों ने जयचंद को बता दिया कि तुम्हारी बेटी जो है वो पार्क में देखी गई है राजा के साथ, पड़ोस वाले राजा के साथ। फिर क्या? अब बेचारा जयचंद बाप है बेटी का, ऑप्शन क्या बचा है? तो कहा बस ब्याह करके निपटाओ। अच्छा, बेटी खुश है। बेटी को कहा कि तुम्हारा स्वयंवर होगा। बेटी खुश काहे? बेटी को लगता है कि पिताजी जब पूरी पृथ्वी के राजाओं को बुलाएंगे तो उसके पृथ्वी को भी जरूर बुलाएंगे। बट बाप इज ऑलवेज बाप। हाँ, बच्चों से 2 कदम आगे रहने वाला जो जीव है वो बाप कहलाता है। तुम्हारी सारी हरकतों को जान करके जो इग्नोर करता है वो बाप है। तुम बेटा जब झूठ बोल रहे होते ना कि बस वो समझ चुका होता है कि अच्छा, उसके बाद भी कुछ नहीं बोलता है, वही बाप है। ठीक है, तो इसको पता है बाप इज ऑलवेज बाप। बाप ने सारी पृथ्वी बुलाई सिवाय उसके पृथ्वी के, और अब संयोगिता वरमाला लिए ढूंढ रही है कि इस पृथ्वी पर उसका पृथ्वी कहां है। सारी पृथ्वी ढूंढ ली, उसे उसका पृथ्वी नजर नहीं आया। अब परेशान हैरान की, अरे ये क्या हो गया? सारे राजाओं को बुलाया, दूर दूर देश से राजा, ये पड़ोसी का ही नहीं आया। धोखा दे गया। उस जमाने में व्हाट्सएप भी नहीं था कि कहां लोकेशन शेयर करो। हाँ, अच्छा था नहीं है, कम से कम सुकून तो था। अब हाँ, वरना वीडियो कॉल पे ही स्वयंवर हो गया होता। अच्छा था कि व्हाट्सएप नहीं था। अब बेचारी संयोगिता ढूंढ रही है, इधर पृथ्वीराज को मालूम था कि उसको नहीं बुलाया जाएगा, तो उसने अपना, उसका एक दोस्त है, ऐसे मौकों पे दोस्त ही काम आते हैं, और ऐसे मौकों पर फंसते भी दोस्त ही हैं बेचारे। बेचारा उसका दोस्त था, एक ब्राह्मण है इसका दोस्त चंद्रवरदाई, इसका दरबारी कवि है, दोस्त है। और चंद्रवरदाई के पिता भी दरबार में थे, तो बचपन से दोनों साथ में रहे हैं। इसने कहा यार भाई जाओ यार। अरे मैं ब्राह्मण हूं भाई, कहां मरवा रहा है मेरे को, मैं नहीं जाऊंगा। और ब्राह्मण भी कैसा? इसके जैसा कुपोषित किस्म का। ठीक। और राजा कैसे? वो रहा ना, नाम क्या तुम्हारा? अंकित। हाँ, इसके सब समझ रहे हो, ये बिल्कुल मूछों पे ताव देते हुए है। और ये बेचारा उसकी लाइन में, अब सोचो ना, लाइन में ऐसे लोग खड़े हो एक से बढ़कर एक है, वेल बिल्ट, और वहां बेचारा ये कुपोषित भारत का ब्रांड एम्बेसडर। और बोलेगा मेरी क्लास में बेटा हम तुम्हारे बोलने का वेट नहीं करेंगे, ये तो बदला उस बात का जो तूने किया है। जो इतनी पिछली कक्षाओं में तुम फटाफट बोलते रहते हो ना, वो आज उसका बदला है। ठीक है। हाँ, हमने आज तक किसी को नहीं छोड़ा, तुम्हें कैसे छोड़ देंगे? तुमने सोच कैसे लिया हम तुम्हें छोड़ देंगे? अब बेचारा ये कोने में दुबका हुआ, डरा हुआ सा कि किसी राजा की अगर नजर पड़ गई, रानी की पड़े न पड़े, अगर किसी राजा की पड़ गई तो मेरा क्या होगा? हाँ, मार दिया जाऊंगा, कोई भरोसा थोड़ी है, आप नहीं जा सकते ऐसे स्वयंवर में। अब खैर बच गया, भाग्य अच्छा था इसका। कब तक नहीं पता, लेकिन फिलहाल तो भाग्य अच्छा था, बच गया बेचारा। और अब संयोगिता पहुंची इसके पास, कर तुम कहां से आ गए? अरे रुको रुको रुको, हल्ला नहीं करो, सुनो। कहा है दोस्त, कहां तुम्हारा? कर आ रहा है, पीछे से आ रहा है, उसकी ट्रेन लेट है 5 मिनट। कहा तब तक क्या करें? कहा एक राउंड और मारो, जरूरी थोड़ी के बारे में पसंद आएगा। कहा एक राउंड और मारो, जरूरी थोड़ी के बारे में पसंद आ जाएगा। संयोगिता अब इंतजार में कि अच्छा, किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि हो क्या रहा है। अब संयोगिता एक राउंड और मार रही है, और इसी बीच पृथ्वीराज चौहान दोनों हाथों में तलवार लिया, एकदम तूफान की तरह आगे बढ़ा, भरे स्वयंवर में घुसा, और जो राजा उसके सामने आया उसको मारता हुआ भरे स्वयंवर से संयोगिता का अपहरण कर लिया। आपको मैंने एंसेंट में पढ़ाया था, विवाह की इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? राक्षस विवाह। और ये राजपूतों में अलाउड है, अपहरण करके ब्याह करना राजपूतों में अलाउड है, क्षत्रियों में अलाउड है। ठीक है। अब ये बेचारा लेके भागा, और क्या हो गया? ब्याह हुआ।
अब यार बहुत बेइज्जती वाली बात है बाप के लिए कि जो राजा अपनी बेटी ना बचा पाए वो राज्य क्या बचाएगा। अब उसकी क्रोध में उसने कसम खाई है उसी उजड़े हुए स्वयंवर में, उसी मंडप में, कि पृथ्वीराज तेरी मृत्यु का कारण मैं बनूंगा। जब तक तुझे चैन से, मतलब तुझे मार नहीं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इसके पहले वो सब हो चुका है, अब वो इंतजार में है। ये सारी कहानी तराइन फर्स्ट से पहले की है। अब वो इंतजार में, इधर राजा अपना सेटल्ड ब्याह हुआ करके मस्त हनीमून से जिंदा लौट आया है राजा, ठीक है। हाँ, लाव लश्कर लेके गया होगा, सेना वना लेके गया होगा, ठीक है। हाँ, अकेले जाना रिस्की रहा होगा, ठीक है। तो हनीमून से जिंदा लौट के आके अपना बढ़िया राज्य चला रहा है। तभी तबर हिंद का घटना होगा और उसके बाद पहला लड़ाई। और जैसे ये हारा गोरी, जयचंद ने चिट्ठी लिखी कि मोहम्मद गोरी माय डियर कम हियर आई विल हेल्प यू। तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि आओ मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और इसी दोस्ती में इसकी सेनाओं ने पार्टिसिपेट किया। ये भी जा रहा था, लेकिन कहानी ऐसी, बहुत सारी कहानियां राजस्थान में मिलेंगी, ऐसी बहुत सारी कहानियां कन्नौज में मिलेंगी कि कन्नौज के कुछ पढ़े लिखे लोगों ने राजा को रोक लिया कि राजा आप कहां जा रहे हैं। बोला लड़ने जा रहे हैं, राजा हूं, क्षत्रिय हूं, लड़ूंगा मैं। कहा लड़ने नहीं जा रहे हो, अपने दामाद की हत्या करने जा रहे हो। और दामाद बेटे से बढ़कर होता है। इतिहास गवाह है, आज तक किसी राजपूत राजा ने अपने बेटे की हत्या नहीं की। बेटों ने बाप की है, बाप ने बेटे की नहीं की। और दामाद तो बेटे से भी बढ़ के होता है। दामाद की हत्या का मतलब है ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। मत जाओ, तुमने पहले ही एक दुश्मन से हाथ मिलाकर के इतिहास को कलंकित किया है। आज भी देखिए जयचंद का नाम कलंकित तो है ही, कोई आदमी अपने बच्चों का नाम जयचंद नहीं रखता है। जयचंद आज एक तरह से गाली है। सभ्य समाज का आदमी अगर किसी को विश्वासघाती कहना चाहेगा तो उसे जयचंद कहेगा वो, ठीक है। तो जयचंद अपने आप में एक गाली है। तो ये रुक जाएगा। और सेनाएं गई और पृथ्वीराज चौहान हार गया बेचारा। बगल में भाई साहब भी खड़े थे, चंद्रवरदाई, और पृथ्वीराज को बंदी बनाया गया। तो कहा इसको काहे छोड़ दे रहे हो, सिंगल पसली वाला, इसको भी ले चलो। दोनों को बंदी बनाया गया, पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई नाम है उसका, करेगा सिंगल पसली। चंद्रवरदाई को भी ले जाया गया बंदी बना करके। दोनों वहां गोर, और दोनों कहा जेल में। दोनों कहा जेल में। अच्छा, अब कुछ दिन जेल में रहा तो जैसे ब्राह्मण तो था ही, विद्वान भी था, पढ़ा लिखा भी था। दिमाग में उसका नया कुराफात आया। अब कुराफात उसने किताब में लिखा है, और आप सबने सुना होगा, या एक कभी फिल्म आई थी ना पृथ्वीराज चौहान, देखी तुम लोगों ने? तो देखने काहे गए थे? पता नहीं, फ्लॉप भी मैं तो देखता ही नहीं। हिस्टोरिकल फिल्म मैं नहीं देखता हूँ। तो मुझे पता है कि आप हिस्ट्री से छेड़छाड़ किए हैं, फिर हमको गुस्सा आएगा, ठीक है, फिर हम छेड़छाड़ करेंगे ठीक से, तो इस में जाते हैं नहीं। उसमें दिखाया जरूर गया होगा, मैंने ट्रेलर देखा थोड़ा बहुत। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। ये बात चंद्रवरदाई ने कहा किसको? सुल्तान को। अच्छा, अब सुनो हुआ क्या है बीच में। बीच में पृथ्वीराज चौहान को अंधा करा दिया गया है। जैसे ही यहां उनको गिरफ्तार करेगा, अंधा करा के गोर भेजेगा। पृथ्वीराज चौहान जन्म से अंधा नहीं है। और आगे की कहानी जो मैं बता रहा हूं वो किताब है पृथ्वीराज रासो, जिसमें लिखी गई है वो कहानी झूठ है। ये जो आपने सुना ना, 4 बास 24 गज अंगुलश प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान, ये सारी कहानियां मनगढ़ंत है। कैसे मनगढ़ंत है, मेरे पास उसका भी सबूत है। हम बातें सबूत पे करेंगे, ठीक है। देखो, अमूमन जो ब्राह्मण होता है, जो ब्राह्मण था उस जमाने में, राजाओं के यहाँ चारण और भाट रहते थे। चारण और भाट का मतलब ऐसे विद्वान ब्राह्मण जो राजा अगर कुछ गलत कर रहा हो तो कविता के माध्यम से राजा को एक सही मैसेज देकर के उसको वो गलत काम करने से रोक देना। वरना राजा में किसकी हिम्मत है कि राजा को रोक देगा यार। तो कविता के माध्यम से राजाओं का आंखें खोल देना, राजाओं को थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ये काम था इनका। कि राजा अगर कोई गलत काम कर रहा हो, प्रजा के हित में नहीं हो, तो आप क्या कीजिए,
कोई ऐसी कहानी उसे बताइए, कोई ऐसी कविता जिससे उससे रियलाइज हो जाए कि हाँ यार गलत हो रहा था ये तो, और वो मान जाए। लेकिन गलती मनाने से इनाम मिलता नहीं था। अब आप कोई काम कोई गलत कर रहा हो और आपने उसे रोक दिया तो उसमें इनाम थोड़ी देगा वो। इनाम किस पे देगा वो? तारीफ पे इनाम देगा। आपने राजा के बारे में 4 लाइन लिखी और राजा ने 40 सोने के सिक्के दिए, तो अब राजा को आप सुधारेंगे, राजा की तारीफ करेंगे? तो हुआ यही। अब जितने भी चारण और भाट थे, और वो सब जगह था, जैसे एक इतिहासकार हैं जगनिक, नाम सुना है? जगनिक ने लिखा है छत्रसाल प्रशस्ति। जगनिक लिखते हैं कि 12 बरस कुकुर जीवे, 13 बरस सियार, 18 बरस क्षत्रिय जीवे, बाकी के जीवन को धिक्कार। का कुत्ता 12 साल जीता है, सियार 13 साल, और क्षत्रिय की उम्र 18 साल है, उससे ज्यादा जी रहा है तो उसका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि वो उसने युद्ध नहीं किया, इसलिए जिंदा है। युद्ध करेगा तो युद्ध में मरेगा या मारेगा, तो क्षत्रिय की उम्र अमूमन जो मानी गई समाज में वो 18 साल। अब छत्रसाल के बारे में लिखा इन्होंने अपनी किताब छत्रसाल प्रशस्ति में कि छत्रसाल सूर्य की तरह है, जब वो राज्य में आता है, जब वो दरबार में आता है तो दरबार प्रकाशित हो जाता है, हवाएं तेज चलने लगती हैं। तो प्योर बकैती किया और कुछ किया नहीं। काहे किया ऐसा? काहे किया ऐसा? राजा से इनाम मिलेगा। तो अब प्रशस्ति, और प्रशस्ति का मतलब है प्रशंसा। अब राजा को मतलब भगवान बना देगा ये लोग, सूर्य चंद्रमा सब बना देगा राजा को। वही काम यहाँ पे चंद्रवरदाई ने किया है। राजा को, एक ऐसा राजा जिसकी आंखें निकाल दी गई हों, उसे दुश्मन के देश में सूरवीर घोषित करने का एक षड्यंत्र रचा है। अगर इतना ही सूरवीर था तो फिर यही जीत गया होता, यहां नहीं हारना चाहिए था। युद्ध है, अनसर्टेनिटी होती है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं कि आप उसको गलत तरीकों से सूरवीर साबित करेंगे। सूरवीरता में कोई डाउट नहीं है, राजा अच्छा राजा था, सूरवीर था, बट अब गलत तरीके से आपने उसको कवर अप करने का कोशिश किया है। क्या लिखा कि 4 बास 24 गज अंगुलश प्रमाणता ऊपर सुल्तान है मच चुके चौहान। हमने कहा आगे क्या हुआ? तो किताब में आगे लिखा है कि जब राजा अंधा था तो हमने प्लान किया कि एक खबर फैलाई जाए कि शब्द भेदी बाण चला लेता है हमारा राजा। शब्द सुन करके क्या चलाएगा? तीर। ये बात राजा के कानों तक पहुंची, मोहम्मद गोरी के कानों तक। उसने कहा अच्छा, ये अंधा तीर चलाएगा? बोला हाँ बुलाओ। एक बड़े स्टेडियम में जहां लोग बैठे हुए थे वहीं एक घंटा लगाया गया राजा के पास, और उस घंटे पर चोट करनी थी। उसने, राजा ने घंटा बजाया तो घंटे की आवाज सुनकर के घंटे पे तीर मारना, कि भाई सोर्स ऑफ साउंड। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था। उस पिन ड्रॉप साइलेंस में उस घंटे पे राजा हथौड़े से मारेगा, और सोर्स ऑफ साउंड यानी वो घंटा जो उसका जो प्लेट है उस पर तीर मारना था। शब्द भेदी बाण का मतलब क्या है? जहां से शब्द आए वहीं पे तीर चला दो। हाँ, जैसे कुत्ता भौंका तो एक तीर चलाया और कुत्ते का मुंह जो है पूरा तीरों से भर गया, ऐसा होता था शब्द भेदी बाण का। अच्छा चलो आओ शुरू करते हैं। उसने घंटा बजाया, लेकिन घंटे पे तीर मारने से कुछ होने वाला थोड़ी था। तो कवि महोदय ने कहा कि हमने धीरे से कान में कह दिया 4 बास 24 गज अंगुलश प्रमाणता ऊपर सुल्तान है मच चुके चौहान। हमने कहा उसके बाद? कहा उसके बाद सुल्तान को पृथ्वीराज चौहान ने मार दिया। हमका गजब। और सुल्तान की सेनाएं ताली बजा रही थी। कहा नहीं नहीं। हमने कहा फिर? आपने सुल्तान को मार दिया तो सुल्तान की सेनाएं क्या कर रही थी? बहुत बढ़िया, हमारा राजा मार दिया, बजाओ ताली, शाबाश। नहीं। और उसके बाद आपको पेपर और पेन मिला होगा कि इधर आओ ब्राह्मण, इधर आओ, ये लोग इतिहास लिखो, लिखो हमारे बारे में कि हमारा राजा इतना गया गुजरा था कि एक अंधे ने उसको, ऐसा हुआ होगा। लगता है ये फिजिबल पॉसिबल है, ये फिजिबल है। अच्छा आगे क्या लिखा पता है? कि इसके बाद हमें मालूम था कि हम बचेंगे नहीं, इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने मेरी और मैंने पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी। हम दोनों ने एक दूसरे को तलवार से मार दिया। अच्छा जब मार दिया तो बैठ के कहानी किसने लिखा था? भूत ने। हम भाई इंसानों का लिखा वो पढ़ते हैं, भूतों का लिखा वो मैं नहीं पढ़ता। कब लिखा? मरने के बाद, मरने से पहले? पहले।
तो बेटा जो पहले लिखा जाए और बाद में उस पर एक्शन लिया जाए उसको नाटक कहते हैं, ड्रामा। हाँ, तो ये ड्रामा है, इतिहास नहीं है। इतिहास का पहला शर्त क्या है? पहले होगा बाद में। ड्रामा का पहला शर्त क्या है? पहले लिखा जाएगा, बाद में उस पर प्ले किया जाएगा। तो ड्रामा है तो इतिहास नहीं है। तो ड्रामा है तो फिल्में बन सकती हैं, लेकिन इतिहास कंसीडर। अच्छा, अगर पृथ्वीराज चौहान ने उसको मार दिया तो दिल्ली सल्तनत कैसे बसा? मोहम्मद जयचंद को किसने मारा? दिल्ली सल्तनत बसना बाकी है अभी। ये कहानी गलत है, झूठ है। पृथ्वीराज चौहान का मकबरा पता है कहां है? गूगल सर्च कर लीजिएगा। ईरान में है। गोर, ईरान है। पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां बहुत बाद में एक आदमी है शमशेर सिंह राणा, वो लेकर के आया था ईरान से। अफगानिस्तान ईरान है। मतलब आज अफगानिस्तान भले हो, उस जमाने वो पूरा क्षेत्र ईरान था। पूरा क्षेत्र क्या था? ईरान था। ठीक है। पर्शिया, गोर कहां है? पर्शिया, वही उसको दफनाया गया। ठीक है। दूसरा, और सुना ना, सबूत सुनो, सबूत। पृथ्वीराज चौहान के जो वंशज हैं उनके सिक्कों पर श्री मोहम्मद बिन साम लिखा हुआ मिला है। काहे लिखा उसने मोहम्मद बिन साम? पृथ्वीराज चौहान के सिक्कों पर देवनागरी में लिखा है श्री मोहम्मद बिन साम। इसका मतलब समझते हो? मोहम्मद बिन साम इसके लिए यूज किया गया, मोहम्मद गोरी के लिए। यानी उसके वंशजों ने मोहम्मद गोरी की गुलामी एक्सेप्ट कर ली है। अब मोहम्मद गोरी कहां कहां राज्य फैलाता, तो मोहम्मद गोरी ने उसके वंशजों को राज्य तो दे दिया है, लेकिन अब वो टैक्स पेयर स्टेट है। कैसा स्टेट है? टैक्स पेयर स्टेट है। और सिक्कों पर लिखा है श्री मोहम्मद बिन साम। सिक्का झूठ तो बोलेगा नहीं। सिक्का मिला है, उसी का सिक्का, ये तो क्लियर है। तो सिक्कों पे जो लिखा है श्री मोहम्मद बिन साम, इसका मतलब यह है कि पृथ्वीराज चौहान के वंशजों ने मोहम्मद गोरी का स्लेवरी एक्सेप्ट। तो ये जो कहानी है उस कहानी में बहुत सारी झोल हैं, बहुत सारी लूप होल्स है जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। इसलिए हम उस कहानी को ट्रू एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्लियर है बात? किससे? क्यों नहीं, बैटल पूछेगा ना, कौन हारा कौन जीता पूछेगा। वो 4 बार 24 गज नहीं पूछेगा बस। ठीक है। बाकी सब सही है। आगे लिखिए, लिखिए। चंद्रवरदाई रोट पृथ्वीराज रासो। चंद्रवरदाई रोट पृथ्वीराज रासो इट्स ऑटोबायोग्राफी ऑफ, सॉरी, इट्स बायोग्राफी ऑफ पृथ्वीराज चौहान। चंद्रवरदाई रोट पृथ्वीराज रासो बायोग्राफी ऑफ पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज रासो बायोग्राफी ऑफ पृथ्वीराज चौहान। लिख लिया? अरे बोलो यार, लिख लिया? ठीक, आगे लिखिए, आगे लिखिए। ठीक है। 1194 बैटल ऑफ चंदावर। 1194 बैटल ऑफ चंदावर। 1194 बैटल ऑफ चंदावर। ये रहा। किसके किसके बीच हुआ था? खुल जाओ यार। किसके किसके बीच हुआ है? मोहम्मद गोरी एंड जयचंद, डिफिटेड एंड किल्ड। इस मतलब की दुनिया में कौन किसका होता है? धोखा वही देता है जिस पे भरोसा होता है। ठीक है। दोस्त दोस्त कुछ नहीं होता है। राजनीति में कोई किसी का परमानेंट दोस्त और परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। आगे लिखिए। पृथ्वीराज चौहान
नहीं रुको, यहां तक हो गया था ना, आगे लिखिए। Some coins of Prithviraj Chauhan and their descendants were found. Some coins of Prithviraj Chauhan and their descendants were found. On these coins, some coins of Prithviraj Chauhan and their descendants were found, and in these coins, Sri Muhammad bin Sam was depicted. Sri Muhammad bin Sam, हाँ बेटा श्री लगा के लिखा है, was depicted in Devanagari script. ठीक है, लिख लिया, आगे लिखिए। Muhammad Gori depicted the image of Nandi. Muhammad Gori depicted the image of Nandi and goddess Lakshmi upon his coin. And goddess Lakshmi upon his coin. Goddess Lakshmi upon his coin. ठीक है, लिखो, and goddess Lakshmi upon his coin. DDESS. गॉडेस लक्ष्मी क्या किया, अपने सिक्कों पर इसने लिखवाया है, आओ इसको मार डालते, बहुत दिन जिंदा रह लिया, मारो। लिखो, in 1206, sorry, in 1206, while he was returning to his nation, in 1206, comma, while he was returning to his nation, while WHILE, he was returning, comma लगाइए 1206 के बाद, while he was returning to his nation, killed by Khokhar, 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 killed by Khokhar, KHOKHAR, अंडर ब्रैकेट जाट कम्युनिटी। खोखर कौन है, आज भी ना जाटों में खोखर एक उपजाति है, जाटों में खोखर क्या है, एक उपजाति है, ठीक है। लिख लिया, अरे बोलो, किल्ड बाय खोखर, चलिए ठीक है, ठीक है। देखो इसका इधर सामने देखो, इसका कोई बच्चा नहीं था, इसका कोई संतान था ही नहीं, तो ये अब राज लेके क्या करेगा, तो इसने जितना राज्य जीता था ना, वो सब अपने 3 गुलामों को बांट करके ये वापस अपने देश लौट रहा है, ठीक है। तो लिख लीजिए एक बात, ही, खोखर नहीं, मोहम्मद गोरी, खोखर पढ़ रहे हैं हम, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी distributed his entire empire, distributed his entire empire among his three slaves, among his three slaves named Abak, Kubacha,
Kubacha, Aibak Kubacha Yeldoz. Aibak Kubacha and Yeldoz. Aibak Kubacha and Yeldoz. लिख लिया? आगे लिखिए, आगे लिखिए, लास्ट लाइन, मोहम्मद गोरी was considered as founder of Turkish Empire in India.